तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है C3 पौधों द्वारा CO2 के एक अणु के स्थिरीकरण के दौरान ATP NADPH2 के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो पादप होते हैं या पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में भोजन या उसको ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब जो C3 पादप जो होते हैं, जो वायवीय या फिर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है उसके दौरान जो बनते हैं NADPH2 और ATP, इनका उपयोग में लेकर के ये क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का जो अणु होता है उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, C3 पादप ही प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया है, ये प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है, कार्बन स्थिरीकरण का सफल परीक्षण भी हो पाया है। इसमें जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है वो और एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मिलकर के क्या करते हैं, वो राइबोलोज डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार और आगे जाकर अलग अलग मॉलिक्यूल का अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा है C3 पादपों में एक अणु CO2 के स्थिरीकरण के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। लेकिन यहीं पर अगर हम एक पूरा ग्लूकोज का अणु का स्थिरीकरण देखें तो उसमें 6 CO2 काम में आते हैं, 6 CO2। तो यहाँ 6 CO2 के हिसाब से अगर देखें तो 18 ATP और 12 NADPH2 यहाँ पर सहायक होते हैं। और इसमें क्या है, एक ही अणु पूछा है तो यहाँ पर 6 CO2 होते हैं, तो एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। तो प्रश्न में यही पूछा है, एक CO2 के लिए पूछा गया है, तो यहाँ ये आ जाएगा, बाकी के विकल्प कट जाएगा और विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार पूरी अभिक्रिया होती है, उसमें 18 ATP और 12 NADPH2 सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।